नमस्कार दोस्तों, मैं रोशन। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल स्टडी व्यू 2.0 में। आज हम लोग करने वाले हैं एक बार फिर से केंद्रीय शिक्षा पात्रता परीक्षा, जिसमें हम लोग करेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। 8/12/2019 का क्वेश्चन हम लोग करेंगे आज। और ये पेपर 2 क्लास 6 से क्लास 8 के लिए होंगे। पेपर 2 क्लास 6 से क्लास 8 के लिए होंगे। जो सोशल साइंस का क्वेश्चन है, क्या हो जाएंगे सोशल साइंस। ठीक है, ये सोशल साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आप सभी को। चलिए वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन से। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि नूर विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई। नूर है जो विद्यालय में अपना लंच बॉक्स लाना भूल गई तथा यह कहते हुए तानिया से उसका लंच साझा करने के लिए कहा, तुम्हें आज अपना लंच मेरे साथ साझा करना चाहिए क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच साझा किया था। बोला जा रहा है इसमें क्वेश्चन में नूर अपना है जो लंच बॉक्स क्या कर की लाने के लिए भूल गई और उसने तानिया से कहा कि आज तुम अपना लंच बॉक्स क्या करो साझा करो क्योंकि क्योंकि कल मैंने तुम्हारे साथ अपना लंच क्या किया था, साझा किया था। चलिए इसका आगे देखते हैं। लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन डैश अभिविन्यास प्ररूप डैश अवस्था पर दर्शाता है। तो इसका क्या हो जाएंगे, इसको देखते हैं। आदान प्रदान या परंपरागत है ना। इसका क्या हो जाएगा, आदान और प्रदान करना और परंपरागत। पहला में क्या भराएगा, लॉरेंस कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार नूर का कथन है कि आदान प्रदान अभिविन्यास प्ररूप को परंपरागत अवस्था पर दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे बोला जा रहा है कि समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूप विशेषताओं के बारे में जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं। इसका क्या हो जाएंगे जेंडर रूढ़िवादिताएं है ना। जेंडर रूढ़िवादिताएं समाज में विभिन्न लिंगों के लिए उपयुक्त मानी जाने वाली प्रारूपिक विशेषताओं के बारे में जन सामान्य को अवधारणाओं को क्या कहते हैं। जन सामान्य की अवधारणाओं को क्या कहते हैं, तो हो जाएंगे इसका जेंडर रूढ़िवादिताएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, बोला जा रहा है कि हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता साहसी गतिविधियों को करती है। यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा कि यह जेंडर रूढ़िवादिता को समाप्त करता है। यह जो जेंडर रूढ़िवादिता को क्या कर रहा है, इसमें समाप्त कर रहा है। एक बार फिर से इसको देखते हैं। हाल ही में पाठचर्या में ऐसी कहानियों को शामिल करने के लिए विवेकशील प्रयास किया गया है जिसमें पिता घर के कार्यों में लगा रहता है और माता है जो साहसी गतिविधियों को करती है।
यह कदम किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो ये क्या बोला जा रहा है कि इसमें जेंडर रूढ़िवादिता को क्या करना, समाप्त करने की कोशिश कर रही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करता है तो इसे कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा, वर्तमान स्तर को उसके सहयोग द्वारा इसे क्या विस्तारित करता है तो इसे हम कहते हैं। तो इसको खोजपूर्ण अधिगम, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं खोजपूर्ण तरीका। खोजपूर्ण तो एक क्या होता है कि सभी मानसिक या बौद्धिक क्रियाएं पहले बाहरी समाज की दुनिया में घटित होती है तथा अंतः क्रियाओं द्वारा बच्चे अपने समुदाय और संस्कृति को वो सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पिक निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? किस अवधि में विकसित होता है? चलिए इसका ऑप्शन पे आते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएंगे? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होती है? ये विकसित होती है, क्योंकि मानव जो वृद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित है ना। जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है जो मानव वृद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति के विकास में क्या होता है कि उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बचपन एक उनका महत्वपूर्ण भूमिका को अदा करता है। इस सिद्धांत ज्ञान की प्रकृति के बारे में और यह बताता है कि मानव कैसे ज्ञान का अर्जन करता है और कैसे इसका उपयोग करता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से हम जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला जा रहा है कि डैश के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना आवश्यक है। डैश क्या भराएगा यहाँ पे? डैश में भरा जाएगा लेव वाइगोत्स्की के अनुसार। किसके अनुसार? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव को समझना क्या है? आवश्यक है ना। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार बोला जाएगा, क्योंकि इन्होंने बच्चों के उच्च संज्ञानात्मक कार्यों के विकास से संबंधित एक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रिया और सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभाव जो होता है वो समझना सबसे इम्पोर्टेंट होता है ना। यहाँ तक क्लियर है सभी को? क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षक को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? ये ग्रेड 6 से 8 है ना का पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत जो है निहितार्थ निकालते हुए एक ग्रेड 6 से 8 के शिक्षकों को अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए? तो इसका क्या हो जाएंगे? चलिए इसको देखते हैं। इसका हो जाएंगे ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए। ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करनी चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है ना। ऐसी समस्या को प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें तर्क आधारित समाधान की आवश्यकता होती है, क्योंकि जीन पियाजे का मानना था कि बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्था होती है। इसकी 4 अवस्था होती है। संवेदी पेशीय अवस्था, इंद्रिय गति अवस्था, है ना। इसको लिख देते हैं संवेदी पेशीय अवस्था। उसके बाद इंद्रिय
उसके बाद क्या हो जाएंगे, इंद्रिय गतिक, इंद्रिय गतिक अवस्था हो जाएंगे, पूर्व संक्रिय अवस्था, मूर्त संक्रिय अवस्था, है ना। पूर्व संक्रिय अवस्था और मूर्त संक्रिय अवस्था हो जाएंगे। ग्रेड 6 से 8 तक के बच्चों को औपचारिक संक्रिय अवस्था के अंतर्गत आते हैं। जो ग्रेड 6 से 8 का जो बच्चे होते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, औपचारिक। बोले तो यहाँ पे औपचारिक, ठीक है, औपचारिक संक्रिय अवस्था के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार, हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार तार्किक गणितीय बुद्धि वाले एक व्यक्ति की क्या विशेषता हो सकती है। तार्किक गणितीय वाली बुद्धि की एक क्या विशेषता हो सकती है, तो इसका देखते हैं। पैटर्न को खोजने की तर्क, पैटर्न को खोजने की एवं तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता। इसमें क्या हो कि पैटर्न को खोजने की, तर्क की लंबी श्रृंखला को हल करने की क्षमता और संवेदनशीलता होती है इसमें, ठीक है। क्योंकि प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे के स्वतंत्र रहकर कार्य करती है। प्रत्येक बुद्धि है जो एक दूसरे के स्वतंत्र रहकर ही कार्य करती हैं। बुद्धि कोई तत्व नहीं है बल्कि कई भिन्न भिन्न प्रकार की बुद्धियों का अस्तित्व होता है। बुद्धि होता है जो कोई तत्व नहीं होता है, बुद्धि हो जो क्या है, जो कई बुद्धियों का भिन्न भिन्न प्रकार के क्या होते हैं, अस्तित्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला जा रहा है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बच्चे आदतों, कौशलों, मूल्यों तथा अभिप्रेरणा को विकसित करते हैं जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती है, जो उन्हें समाज का जिम्मेदार एवं क्रियाशील सदस्य बनाती हैं, उसे क्या कहा जाता है, तो उसके बोलते हैं सामाजिकरण। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सामाजिकरण बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला जा रहा है कि मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता, है ना, मानव विकास के संदर्भ में आनुवंशिकता पर्यावरण की मुख्य भूमिका के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ना। हेरिडिटी और इन्वायरमेंट की भूमिका के बारे में, मानव विकास के संदर्भ के बारे में निम्नलिखित कथन में से कौन से कथन सही हो जाएंगे। चलिए देखते हैं इसका क्या क्या, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का क्या क्या प्रभाव पड़ता है मानव के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10, इसका क्या हो जाएंगे कि आनुवंशिकता एवं पर्यावरण दोनों एक जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को प्रभावित करते हैं। क्या हो जा रहा है कि आनुवंशिकता, हेरिडिटी एंड पर्यावरण, इन्वायरमेंट दोनों है जो जटिल पारस्परिक क्रिया के रूप में मानव विकास को क्यों प्रभावित करते हैं, क्योंकि जिस परिवेश में मानव अपना जीवन व्यतीत करता है उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं, है ना, पर्यावरण कहते हैं। जिस परिवेश में हम मानव अपना जीवन व्यतीत करता है उसे हम लोग पर्यावरण कहते हैं। और जो माता पिता द्वारा जो गुण मिलते हैं उन्हें हमें आनुवंशिकता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या बोला जा रहा है कि एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होती है, ये होती है कि विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, क्योंकि NEP 2005 है ना, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार ने बाल केंद्रित तथा प्रगतिशील शिक्षा पर विशेष बल दिया है।
प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी को ज्ञान की संरचना करने वाला बताया है। एवं एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। प्रगतिशील शिक्षा प्राय करके सीखने पर बल देती है। जो होती है, जो क्या होती है, करके सीखने पर उसको बल दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 12 बोला जा रहा है कि सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन में क्या शामिल है। चलिए इसको देखते हैं कि इसमें हो जाएगा कि विविध प्रकार की रणनीतियों का प्रयोग करते हुए दोनों संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का प्रयोग करना। इसमें संरचनात्मक एवं संकलनात्मक आकलन का इसमें प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं सतत एवं समग्र मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर आते हैं 13। आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादिता के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को क्या पहल करना चाहिए। इसमें बोला जा रहा है कि आपकी कक्षा के एक विद्यार्थी को विभिन्न स्रोतों से बार बार यह बताया गया है कि उसके सामाजिक वर्ग के लोग शैक्षिक क्षेत्र में निम्न स्तरीय प्रदर्शन करते हैं। इस रूढ़िवादिता एवं परिमाणिक रूढ़िवादी आशंका के प्रभाव को कम करने के लिए एक शिक्षक को पहल करनी चाहिए। तो इसका क्या हो जाएंगे, विभिन्न सामाजिक वर्गों के रोल मॉडल से संबंधित कहानियों एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करना चाहिए। प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 14। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यह विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यताएं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है ना। अपनी योग्यताओं एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है। शिक्षक को यह क्या करना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। समावेशी कक्षा में विभिन्न श्रेणी के विद्यार्थी होते हैं। समावेशी कक्षा में विभिन्न श्रेणी के विद्यार्थी मौजूद होते हैं। जैसे उसमें दिव्यांग, सामाजिक आर्थिक रूप से कमज़ोर, भाषाई अल्पसंख्यक एवं विभिन्न परिवेश से आए हुए विद्यार्थी का शिक्षण कार्य किया जाता है इसमें। ठीक है, समझ गए होंगे यहाँ तक क्वेश्चन नंबर आते हैं 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला जा रहा है कि एक विद्यार्थी कक्षा में लक्षण प्रदर्शित करता है। एक विद्यार्थी है जो कक्षा में लक्षण को प्रदर्शित करता है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं, इसका क्या हो जाएंगे। इसका एक हो जाएंगे यानी ऑप्शन सी, अधगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के। इसका क्या क्या है देखते हैं। पढ़ने की प्रति चिंता, फर्स्ट नंबर में क्या हो जाएंगे, पढ़ने के प्रति चिंता, शब्दों या अक्षरों को पहचानने में कठिनाई, निम्न स्तरीय शब्दावली कौशल, पढ़े हुए पाठ को समझने याद करने में कठिनाई होती है ना। ये सारे उनके अंदर ये समस्याएं पाई जाती है बच्चे के अंदर। तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अधगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी के, जिसकी लर्निंग क्या है, आवश्यकता वाले मतलब लर्निंग क्षमता क्या है, कम है ना। तो अधगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी हो जाएंगे इसके अंतर्गत क्या हो जाएंगे, अधगम आवश्यकता वाले विद्यार्थी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 16। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले वर्ग वाले अधिगमकर्ताओं की
आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है, संबोधित कर सकता है ना, यह संबोधित कर सकता है। एक शिक्षक एक समावेशी कक्षा में विशेष योग्यता वाले अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को किस प्रकार से बता सकता है। चलिए इसको देखते हैं। इसका हो जाएंगे प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों कमजोरियों को विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को विकसित करना। क्या हो जाएंगे कि प्रत्येक विद्यार्थी के अधिगम के सशक्त पक्षों एवं कमजोरियों को विश्लेषण के आधार पर विशिष्ट अधिगम उद्देश्यों को इसमें विकसित करना। क्वेश्चन नंबर आते हैं 17 पे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है। तो इसमें हो जाएगा अनेक परिप्रेक्ष्यों से प्रोत्साहित करके तथा मूल विचारों को महत्व देकर। अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके तथा क्या हो जाएंगे कि उसमें मूल विचारों को महत्व देकर। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला जा रहा है, देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक है जो कक्षा में सार्थक अधिगम का पक्ष लेता है। निम्नलिखित में कौन सा कारक है जो कक्षा में सार्थक अधिगम का क्या लेता है, पक्ष लेता है। तो इसका क्या हो जाएंगे, विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम। विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना, क्योंकि सीखना या अधिगम एक व्यापक सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। सार्थक अधिगम प्राय बच्चों के संपूर्ण कुशल क्षेम, विषय वस्तु एवं अधिगम के प्रति बच्चों को सच्चा सरोकार रखने में क्या करता है, सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान रणनीति का एक उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावशाली समस्या समाधान जो है रणनीति का एक उदाहरण माना जाता। तो इसका हो जाएगा साध विश्लेषण समस्या को अनेक उपलक्ष्यों में विभाजित करना। साध विश्लेषण समस्याओं को अनेक उपलक्ष्यों में क्या करना, उसको विभाजित करना। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है। इसमें एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली है जो इसका नहीं हो जाएंगे। तो हो जाएंगे दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना, ये नहीं होंगे। दिए गए ज्ञान को दोहराने पर ध्यान केंद्रित करना। बाकी सब देखते हैं इसका ऑप्शन। बच्चों को अंतर्दृष्टि के द्वारा अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करना, ये सही है। प्रयोग एवं पर्यवेक्षण करना, ये भी सही हो जाएंगे। संवाद एवं परिचर्चा करना, है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। संवाद एवं परिचर्चा करना बच्चों के साथ, बच्चों के ज्ञान में क्या होती है, काफ़ी ही इसका मतलब विकास होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, जो इनमें से नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार का बर्ताव कर सकते हैं। शिक्षक है जो कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों से किस प्रकार के बर्ताव कर सकते हैं।
बच्चों को कक्षा से बाहर जाने के लिए कह कर ये नहीं होंगे। पूरी कक्षा में के सामने उन्हें बार बार डांट कर ये भी नहीं होंगे। उसके बाद क्या है कि उन्हें गृह कार्य के रूप में अत्यधिक वर्कशीट देकर तो ये भी नहीं होंगे। उसका क्या हो जाएंगे कि उनसे बात करके तथा उनकी अरुचि का कारण जानने की कोशिश करके। ठीक है ना। उनकी बातों को जानने बात उनसे बात करके और उनकी क्या अरुचियां हैं कारण जानने की कोशिश करेंगे, है ना। क्योंकि उसे पढ़ने में मतलब उसको क्लास में पढ़ने में ध्यान नहीं देने वाले बच्चों के सामने हम लोग किस प्रकार से क्या करेंगे, व्यवहार करेंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 22 पे। संरचनावादी उपागम बताता है कि डैश ज्ञान की संरचना के लिए अत्यधिक आवश्यक है। संरचनावादी उपागम, है ना, क्या बताता है कि ज्ञान की संरचना के लिए अति आवश्यक क्या माना जाता है। तो हो जाएंगे विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान, है ना, विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान। अगर विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान के साथ हम किसी बच्चों के साथ जोड़ेंगे तो उसका क्या होगा, विकास यानी ज्ञान की प्राप्ति बहुत ही मतलब जल्द होगी, है ना। क्योंकि संरचनावादी उपागम में पूर्व ज्ञान किसी भी नवीन ज्ञान की संरचना के लिए अत्यंत ही आवश्यक मानी जाती है। इसके अंतर्गत शिक्षा में उन पाठ्यक्रम को अधिक महत्व दिया जाता है जिसमें शिक्षार्थियों को चिंतन, स्मरण, उसके बाद प्रत्यक्षण एवं ध्यान जैसी मानसिक क्रियाओं को समुचित विकास और उनका प्रयोगात्मक अध्ययन संभव हो सके, इसलिए उसका पूर्व ज्ञान क्या है, काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23। बच्चे अनेक घटनाओं के बारे में सहानुभूत सिद्धांत की संरचना करते हैं। इस पृष्ठभूमि में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का इसका हो जाएंगे संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं की चुनौती देनी चाहिए। संवाद के द्वारा बच्चों की इन अवधारणाओं को चुनौती देना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए देखते हैं 24 पे। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। संज्ञान एवं संवेग के बीच किस प्रकार संबंध होता है। तो एक दिशीय संवेग ज्ञान को प्रभावित करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा कि एक दिशीय संवेग है जो ज्ञान को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण है जो अधिगम को प्रभावित करते हैं। चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। यानी 1, 2, 3 और 4 सारे कारक हो जाएंगे लर्निंग में क्या हो जाएंगे, प्रभावित होंगे। पहला क्या हो जाएंगे कि विद्यार्थी की अभिरुचि, है ना, विद्यार्थी की क्या अभिरुचि है। विद्यार्थी का संवेगिक स्वास्थ्य, है ना, विद्यार्थी का संवेगिक स्वास्थ्य भी होना जरूरी होता है। शिक्षा शास्त्रीय रणनीतियाँ, ना, शिक्षा शास्त्र की क्या रणनीतियाँ होती है, इसका भी होना जरूरी है। विद्यार्थी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भ, है ना, विद्यार्थी को सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़ा जाना भी क्या हो जाएंगे, ये काफ़ी आती ही महत्वपूर्ण होंगे लर्निंग में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 26 पे। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया एक महत्वपूर्ण पहलू है। निम्नलिखित में से क्या ज्ञान के सार्थक संरचना की प्रक्रिया एक क्या है, महत्वपूर्ण पहलू माना जाएगा। तो इसको हो जाएंगे सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं। सामाजिक पारस्परिक क्रियाएं हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आता है 27 पे। जब विद्यार्थी पुरस्कार पाने की इच्छा से बार बार किसी
गतिविधि को करने का निर्णय लेते हैं, जैसे कि एक प्रयोग का नियोजन एवं संचालन करना, जो कि प्रत्यक्ष रूप से उस गतिविधि से संबंधित नहीं है, जैसा कि एक स्टार और बैच प्राप्त करना, है ना, एक स्टार और एक बैच को प्राप्त करना। ऐसे स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? ऐसे स्थिति में क्या संभावना उत्पन्न होती है? तो अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास। अधिगम के प्रति भौतिकवादी अभिवृत्ति का विकास होती है इसमें। क्वेश्चन नंबर आते हैं 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, क्या बोला जा रहा है कि बाल्यावस्था की अवधारणा से क्या अभिप्राय है? बाल्यावस्था की अवधारणाएं से क्या अभिप्राय होती है? तो यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से समान है। यह विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौमिक रूप से क्या होती है? समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 29 पे। निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? निम्नलिखित में से कौन सी मध्य बाल्यावस्था की विशेषता है? इसका उत्तर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कि बच्चे तार्किक एवं मूर्त रूप से सोचना प्रारंभ करते हैं। बाल्यावस्था में है जो बच्चे हैं जो तार्किक एवं मूर्त दोनों रूप से क्या करते हैं कि सोचना प्रारंभ करना स्टार्ट हो जाते हैं, है ना। इसमें बाल्यावस्था को शैशवावस्था के बाद की अवस्था होती है, और यह अवस्था जन्म के बाद की दूसरी अवस्था होती है, बाल्यावस्था। यह प्रक्रिया समाज में विभिन्न सांस्कृतिक संदर्भों में सार्वभौम रूप से पाई जाती है। बाल्यावस्था की आयु की बात करते हैं तो 6 वर्ष से 12 वर्ष, 6 वर्ष से 12 वर्ष। अब पूर्व बाल्यावस्था हो जाएंगे 6 वर्ष से 8 वर्ष, ठीक है। इसमें हो जाएंगे, इसमें जैसे कि बालक ही बाल्यावस्था में प्रवेश करता है, वैसे ही वातावरण में से उसका क्या होता है कि परिचय कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की क्या है? एक प्राथमिक एजेंसियाँ, मनोवैज्ञानिक एजेंसियाँ, प्राथमिक एजेंसियाँ, मध्य एजेंसियाँ है या द्वितीयक एजेंसियाँ मानी जाती है? तो इसको हम लोग बोलते हैं परिवार एवं पास पड़ोस जो होते हैं वो हमारे लिए मतलब बच्चों के लिए क्या होते हैं? प्राथमिक एजेंसियाँ मानी जाती है। जो भी चीज़ें बच्चे सीखते हैं पहले परिवार से सीखते हैं, उसके बाद आस पड़ोस के लोग से सीखते हैं, उसके बाद वहाँ के वातावरण से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ से भाग 2 सामाजिक अध्ययन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा भनतोस पर्वत है? निम्नलिखित में कौन सा भनतोस पर्वत है? वाससेज पर्वत। इसका क्या हो जाएगा? वासजेस पर्वत। भनतोस पर्वत जिसको हम लोग ब्लॉक पर्वत भी बोलते हैं, ठीक है। भनतोस पर्वत को ब्लॉक पर्वत भी बोलते हैं। इसका निर्माण पृथ्वी की ऊपरी सतह के उठने या बड़े भाग को टूटने से होता है। द ग्रेट अफ्रीकन रिफ्ट वैली यूरोप में, वासजेस पर्वत फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर स्थित है। वासजेस पर्वत है जो फ्रांस और जर्मनी की सीमा पर स्थित है। ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी में, साल्ट रेंज पाकिस्तान में आदि भनतोस पर्वत के उदाहरण है। ब्लैक फॉरेस्ट की बात करते हैं तो कहाँ पे स्थित है? जर्मनी में। उसके बाद साल्ट रेंज की बात करते हैं तो
साल्ट रेंज पाकिस्तान में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 32। कथन दिया गया है, कथन 1, कथन 2। ए में क्या है कि पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। ठीक है। फिर कथन 2 में गया है कि चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। ठीक है। एक चक्कर भी क्या करता है, वो पूरा कर लेता है। तो इसका क्या हो जाएंगे, 1 और 2 दोनों सही है, और बी, ए और बी दोनों सही है। बी और ए की क्या कर रहा है, सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 33। इसका क्या हो जाएगा कि कायांतरिक सेल के बारे में दिए गए ए और बी सी कथनों पर विचार कीजिए तथा सही विकल्प का क्या करना है, इसका चयन करना है। कायांतरिक सेल, तो कायांतरिक सेल क्या हो जाएंगे, इसका पहले ऑप्शन देख लेते हैं। ए बी सी तीनों क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ए बी और सी तीनों हो जाएंगे सही। यानी कायांतरिक सेल क्या है कि आग्नेय और अपसादी सेल उच्च ताप और दाब के प्रवाह में कायांतरिक सेल परिवर्तित हो जाते हैं। जो आग्नेय और अपसादी सेल है जो उच्च ताप और दाब के प्रवाह में कायांतरिक सेल में परिवर्तित हो जाते हैं। कायांतरिक सेल उच्च ताप और दाब के प्रभाव में पिघलकर द्रव मैग्मा में बनाते हैं। ये भी सही है। संगमरमर एक कायांतरिक सेल का उदाहरण है। ये भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 34। आंतरिक प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल से किस परत में आने पर जल जाते हैं। सॉरी, अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड वायुमंडल से किस परत में आने पर क्या हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। तो हो जाएंगे इसका मध्यमंडल। मध्यमंडल। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35 पे। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है। ऋतु प्रवास जुड़ा हुआ है तो लोगों के आवागमन से। इसका क्या हो जाएंगे, लोगों के आवागमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 36 पे। अस्थायी पवनों के संबंध में कथन ए और कथन बी, ए और बी पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन करना। ठीक है। इसका हो जाएगा ए सही हो जाएंगे और बी गलत। ए सही और बी गलत। अस्थायी पवन यानी ए है जो सही हो जाएंगे। ये पवनें वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती है। अस्थायी पवन। पश्चिम एवं पूर्वी पवनें इनके उदाहरण हैं। ये क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। 37 पे आते हैं। ब्राज़ील के कंपोस्ट और वेनेजुएला के लानोस उदाहरण हैं। ब्राज़ील के कंपोस्ट और वेनेजुएला के जो लानोस है जो 21 चीज़ का उदाहरण माना जाएगा। तो हो जाएंगे उष्णकटिबंधीय घास के स्थल है। ये क्या हो जाएंगे, उष्णकटिबंधीय घास के स्थल है। दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं उरुग्वे में पम्पास घास होता है। दक्षिण अमेरिका की बात करते हैं तो दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना और उरुग्वे में कौन सा घास, पम्पास। ठीक है। पम्पास घास के मैदान है जो अटलांटिक महासागर में एंडीज पर्वत के लगभग कितने हो जाएंगे, 77 लाख वर्ग किलोमीटर में हो जाएंगे। लानोस की बात करते हैं तो लानोस हो जाएंगे जो कहाँ पे हो जाएंगे, दक्षिण अमेरिका के कोलंबिया और वेनेजुएला में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं
38 पे जलवायु के संबंध में कथन ए कथन बी पे विचार करना है। जलवायु के संबंध में कथन ए कथन बी पे विचार करना है। चलिए कथन इसका देखते हैं। ए बी दोनों गलत हो जाएंगे, इसमें ए बी दोनों है जो गलत हो जाएंगे। इसका क्या दिया हुआ है, यानी जलवायु वायुमंडल में दिन प्रतिदिन होने वाला परिवर्तन है, ये गलत है। किसी स्थान की जलवायु सिर्फ उसकी ऊंचाई तथा उच्चभ्रस पर निर्भर करती है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, ये भी गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं। अगर इसकी बात करते हैं तो पृथ्वी की सतह के एक क्षेत्र, तापमान, आर्द्रता, वायुमंडलीय दाब, हवा, वर्षा और अन्य मौसम संबंधी तत्वों की सामान्य स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है, इसे हम लोग जलवायु कहते हैं। जलवायु लगभग 30 वर्षों की औसत स्थिति या मौसम से अलग होती है। मौसम वातावरण में दिन की स्थिति, कुछ प्रमुख जलवायु के प्रकार उष्णकटिबंधीय, रेगिस्तानी, शुष्क या शीतोष्ण हो जाएंगे। इसके अलावा हो जाएंगे ध्रुवीय या भूमध्य सागरीय जलवायु हो जाएंगे। एक जलवायु के क्या हो जाएंगे, उदाहरण हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 39 पे। क्वेश्चन नंबर 39, दिए गए लक्षणों कथन ए और बी के आधार पर ऊर्जा स्रोत की पहचान करें। ए और बी के आधार पर क्या बोला जा रहा है कि ऊर्जा स्रोत की पहचान करना, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, इसका क्या हो जाएंगे, इसका हो जाएंगे यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, यह एक परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यह ऊर्जा स्रोत तब निर्मुक्त होता है जब अपरिष्कृत तेल को धरातल पर लाया जाता है, तो इसका हो जाएंगे प्राकृतिक गैस। इसका क्या हो जाएंगे, प्राकृतिक गैस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 40 पे। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ अवस्थित है। भारत का शोध संस्थान मैत्री कहाँ पे स्थित है, तो इसका हो जाएगा अंटार्कटिका में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है। कौन सा कथन खनिज के संदर्भ में सही नहीं है, इसका हो जाएंगे सभी खनिज आधात्विक होते हैं, ये सही नहीं है। सभी खनिज आधात्विक होते हैं, जो सही नहीं है। बाकी ये प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाला पदार्थ है, ठीक है। इनका एक निश्चित रासायनिक संगठन होता है, ये भी सही हो जाएंगे खनिज के बारे में। ये विभिन्न प्रकार के भू वैज्ञानिक परिवेश में निर्मित होते हैं, ये भी क्या हो जाएंगे, सही। 42 पे आता है निम्नलिखित पर मिलान करना है। निम्नलिखित को मिलान करना, ठीक है। चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। इसका क्या हो जाएंगे, कूट हो जाएंगे 2 1 5 3 4, 2 1 5 3 4। चलिए इसको मैच करते हैं एक एक करके। 2 1 5 3 4 के साथ 2 1 5 3 4, यानी नर्मदा घाटी की बात करते तो आखेट और संग्रह, इसका क्या हो जाएंगे, आखेट और संग्रहण हो जाएंगे। वज्जी हो जाएंगे, प्रारंभिक गणतंत्र हो जाएंगे। गारो पहाड़ियाँ, तो इसका क्या हो जाएगा, आरंभिक कृषि। इसका क्या हो जाएगा, आरंभिक कृषि। गंगा घाटी की बात करते तो लगभग 2500 वर्ष पूर्व के शहर। सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ हो जाएंगे, तो इसका क्या हो जाएंगे, प्रथम नगर हो जाएंगे, ठीक है।
चलिए इसको वीडियो को एक बार आप लोग पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसका क्या हो जाएंगे सी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। कथन दिया गया है ए और बी। भारतीय इतिहास के तिथियों और काल के सामयिक वाद विवादों के संदर्भ में दिए गए कथन है। ए में क्या है कि हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। हिंदू मुस्लिम ब्रिटिश जैसी कालावधि उपयुक्त है क्योंकि शासकों का धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन रहा। कथन बी में क्या बोला जा रहा है कि लंबी समयावधि में घटित होने वाली ऐतिहासिक प्रक्रियाओं को निश्चित तिथियों और काल विभाजनों के अंतर्गत लाना समय समस्यात्मक होगा। तो इसका क्या होता है, इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए गलत है, परंतु ए गलत हो जाएंगे, परंतु क्या हो जाएंगे, बी सही हो जाएंगे। ए गलत है परंतु बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। ज़्यादातर क्वेश्चन देखिए कथन से ही देखने को मिलते हैं, तो आप लोग कथन पे ज़्यादा ही इसको क्या करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, है ना। कथन को क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 44। नीचे दो कथन 19वीं शताब्दी में नई लोकप्रिय भारतीय कला के संदर्भ में कई चित्रों में अपने आसपास के बदलावों का उपहास किया गया है। अंग्रेजी भाषी लोगों के नए शौकों का मजाक तथा औरतों को घर से बाहर न निकलने की सलाह दी गई। ठीक है, कथन ए में दिया गया है। कथन बी में देखिए, राष्ट्रवादी विचारों को अभिव्यक्त करने और लोगों को ब्रिटिश शासन के खिलाफ उद्वेलित करने के लिए छवियों का इस्तेमाल किया जाता था। तो इसका क्या हो जाएंगे, ऑप्शन देखिए। ए और बी दोनों सही है, परंतु बी ए की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, परंतु बी सही व्याख्या नहीं है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, इसको एक बार देख लीजिए आप लोग वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर आते हैं 45। देखिए, भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। भारत में आरंभिक मानवों पर समझ के लिए निम्नलिखित में से किसे एक प्राथमिक स्रोत माना जा सकता है। इसका हो जाएंगे मध्य प्रदेश की शैल चित्रकला, कांगड़ा की शैल चित्रकला नहीं हो जाएंगी, गिरनार की शैल चित्रकला नहीं, पातशाहनामा की नहीं। ठीक है, ब्रिटिश काल से पहले बच्चों को पढ़ाया जाता था, तो साल भर फसल की कटाई के समय छोड़कर जब वो खेतों में काम करते थे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47। देखिए एक बार फिर से कथन आ गए ए और बी, जिसमें 18 से 19वीं शताब्दी में यूरोप में राज्यों के उदय में संदर्भ में दिया गया। कथन ए में है कि 18वीं शताब्दी के तक यूरोप के लोग स्वयं को राज के रूप में देखते थे। ठीक है, दूसरा में बोला जा रहा है कि कथन बी में प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में लोगों को यह बोध कराया गया है कि प्रत्येक भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। प्रत्येक भाषी समुदाय क्या था, अलग राष्ट्र था। चलिए इसको देखते हैं, इसका क्या हो जाएंगे।
इसका हो जाएंगे एक गलत है परंतु बी सही हो जाएंगे। इसमें एक गलत है परंतु बी सही। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। बी सी ई का तात्पर्य क्या है? बी सी ई का तात्पर्य पूछा जा रहा है ना। बी सी ई का तात्पर्य क्या होगा? तो इसका क्या हो जाएंगे? इसमें ऑप्शन में नहीं दिया गया, आप लोग ऑप्शन इसको बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा कि इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सी ई का तात्पर्य क्या हो जाएंगे, है ना। इसको आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि इसका आंसर क्या हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। हम यह आज कैसे जानते हैं कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे? बोला जा रहा है कि हम आज यह कैसे जानते थे कि पूरा पाषाण युग में भारत में शुतुरमुर्ग होते थे। चलिए इसका देखते हैं। इसका क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के अंडे के अवशेष मिले हैं। महाराष्ट्र के पटने पुरास्थल से शुतुरमुर्ग के क्या मिले हैं? अवशेष मिले हैं। शुतुरमुर्ग मूलतः अफ्रीका, ये कहाँ के था? अफ्रीका का निवासी है, परंतु भारत में महाराष्ट्र के पटने में ये मिला है ना। मूल रूप से अफ्रीका में सबसे पहले ये पाया गया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 50। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ? चलिए इसका देखते हैं। ए सी डी क्या क्या हो जाएंगे? पहले ए सी उसके बाद डी सही में है। क्या क्या है? यानी ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया था, ठीक है। उसके बाद सभ्यता से पूरे क्षेत्र में बाढ़ आ गई, ये भी सही हो जाएंगे। संभवतः नदियाँ सूख गई, है ना, ये भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो ये तीनों कारण हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 51। महायान बौद्ध धर्म के अंतर्गत तो इसका क्या हो जाएंगे? बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। बुद्ध की प्रतिमा बनाई जाने लगी। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? प्रशासन और समेकन के संदर्भ में सही क्या है? तो इसका हो जाएंगे दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण गठित था। दिल्ली से बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण क्या हो जाएंगे? नियंत्रण कठिन था, है ना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 बोला जा रहा है कि जनजातीय लोगों को इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न से कौन सा कथन गलत है? जनजातीय लोगों के इतिहास के पुनर्निर्माण में निम्न से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन का चयन करना है। इसका क्या हो जाएंगे? अधिकांश जनजातीय समूहों ने लिखित दस्तावेज रखा है। तो ये गलत हो जाएंगे, कोई लिखित दस्तावेज नहीं थे। और जनजातीय लोगों ने समृद्ध रीति रिवाजों और मौखिक परंपराओं का संरक्षण किया, ये सही हो जाएंगे। उसके बाद समकालीन इतिहासकार और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी, ठीक है, ये भी सही है। जनजातीय समाज अपनी विविध किस्म की ज़रूरतों के लिए एक दूसरे पर निर्भर रहा, तो ये भी सही हो जाएंगे।
अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 54 पे। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने किस प्रकार भारत पर अपने नियंत्रण को समेकित किया? तो हो जाएंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंपकर, ताकि भारतीय मामले को ज़्यादा बेहतर ढंग से संभाला जा सके, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी क्या किया था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार जो ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिया और भारतीय मामलों को ज़्यादा बेहतर ढंग से इससे संभाला जा सकता था। 55 पे आते हैं। निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? इसका लोकतंत्र की विशेषता इसमें नहीं है, तो इसका हो जाएंगे जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। जनता की निर्णय निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ठीक है। बाकी मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनना है, ये सही है। प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण का प्रक्रिया, ये भी सही हो जाएंगे। उसके बाद जनता को मतदान का अधिकार, है ना, ये भी सही है। और ये हो जाएंगे जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता, ये नहीं होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 56। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है, वीडियो की क्वालिटी अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया? भारत को किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया? तो इसको हम लोग लद्दाख को बोलते हैं। इसको रेगिस्तान भी बोलते हैं, ना, ठंडा रेगिस्तान के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं 57। भारत में अपील प्रणाली या पौनबार्दी प्रणाली किसे कहते हैं? भारत में अपील प्रणाली या पौनवार्दिक प्रणाली किसे कहते हैं? इसका क्या हो जाएंगे? निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान। निचली न्यायालय के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील का प्रावधान को कहते हैं। 58 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? कौन सा प्रायद्वीपीय पठार का लक्षण नहीं है? तो इसका क्या हो जाएगा कि इस पठार पर पश्चिम की ओर बहने वाली महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद हैं। महानदी और कृष्णा नदियाँ मौजूद है, तो ये सही नहीं हो जाएंगे। बाकी ऑप्शन देखते हैं। यह उत्तरी मैदानों के दक्षिण में स्थित है, सही है। इसके उत्तर पश्चिम में अरावली श्रृंखला स्थित है, ये भी सही हो जाएंगे। यहाँ कोयला एवं लौह अयस्क जैसे खनिज की प्रचुरता है, तो ये भी क्या हो जाएंगे? प्रायद्वीपीय पठार की, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 59 पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अफ्रीका के बारे में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो अफ्रीका के बारे में सही है? तो यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत और मकर रेखा क्या होती है? गुजरती है। कर्क, विषुवत और मकर रेखा क्या होती है? गुजरती है। ये विश्व का सबसे दूसरा महाद्वीप है जो यूरोप से जिब्राल्टर जल संधि द्वारा पृथक होता है ना। यूरोप से किसके द्वारा? जिब्राल्टर महासंधि द्वारा ये क्या होती है? पृथक होता है। और अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर तथा पश्चिम में अटलांटिक महासागर स्थित है। अगर बात करें अफ्रीका के पूर्व में हिंद महासागर स्थित है, इसके पश्चिम में बात करें तो अटलांटिक महासागर स्थित है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, उसके बाद
विषुवत हो जाएंगे, कर्क हो जाएंगे, है ना। और मकर रेखा क्या होती है, गुजरती है। यहाँ तक क्लियरेंस हो गए होंगे सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 60। भारत के दक्षिणी भागों में विशेषकर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में शरद ऋतु में वर्षा होती है, क्योंकि, है ना, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है क्योंकि पवन है जो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। पवन है जो अरब सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी की ओर की होती है, बहने लगती है। जैसे ये इंडिया है, तो इधर ये जो अरब सागर हुआ, इधर ये अरब सागर है, इधर से होकर बहते हुए ये बंगाल की खाड़ी की ओर क्या होती है, बहने लगती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 61 पे, जन स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोस्टा रिका उपागम किसे कहा गया है। कोस्टा रिका उपागम सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पर ज़्यादा खर्च किया जा सके। सैन्य बल ना रखना ताकि जन स्वास्थ्य पे ज़्यादा क्या करे, खर्च कर सके। 62 में आते हैं। 1997 भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को डैश यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की। तो हो जाएंगे कार्यस्थलों पर। 1997 में भारतीय उच्च न्यायालय ने विशाखा निर्देश की रचना महिलाओं को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए की थी। 63 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में एक राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं, तो इसका हो जाएंगे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा, है ना। भारत के राष्ट्रपति के द्वारा क्या, अनुच्छेद 155 के तहत बात करते हैं। अनुच्छेद 155 के द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है राज्यपाल की नियुक्ति। ठीक है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति अनुच्छेद 76 के 1, अनुच्छेद 76 के 1 के द्वारा की जाती है। इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 64 पे। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। ग्रामीण प्रशासनिक अधिकारी नहीं है, तो इसका हो जाएगा नगर निगम वार्ड काउंसलर। इसका क्या हो जाएगा, नगर निगम वार्ड काउंसलर हो जाएंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 पे। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बसु निर्देश क्या है। भारतीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डी के बसु निर्देश क्या है। इसका क्या हो जाएगा, गिरफ्तारी, नज़रबंदी और पूछताछ के दौरान पुलिस द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रियाओं से जुड़े निर्देश। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 66 पे। वन अधिकार कानून 2006 ने अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है। वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को क्या करता है, वो स्वीकारता है। तो अनुसूचित जनजातियाँ, इसमें क्या हो जाएंगे, अनुसूचित जनजातीय अधिनियम, जो जनजातीय भूमि अधिनियम, आदिवासी अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। यह कानून इन समुदायों को वन भूमि अधिकार की मान्यता देता है, क्योंकि जिन पर भूमियों पर वे पीढ़ियों से रहते आ रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर आते हैं 67। द्वितीयक स्रोत का एक उदाहरण है। द्वितीयक स्रोत का क्या बोला जा रहा है कि एक उदाहरण है। तो इसका क्या हो जाएंगे हमारे अतीत कक्षा 1 अतीत जो 1 में कक्षा 6 के लिए एन सी ई आर टी की इतिहास की पाठ्य पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 68। नीचे दिए कथन पर विचार करना है ना, जो सही है। तो इसका कथन को देखते हैं। इसमें दोनों ए और बी दोनों सही है। ए और बी दोनों सही हो जाएंगे कि परीक्षाएं तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। परीक्षाएं हैं जो तंत्र की सुविधा के लिए निर्मित कृत्रिम परिस्थितियां हैं, न कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी के लिए। ठीक है। स्मृति परीक्षण से दूर दक्षताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। स्मृति परीक्षण से दूर क्षमताओं के परीक्षण पर जोर के रूप में बदलाव सामाजिक विज्ञान की कक्षाओं में तनाव को कम करेगा। ये भी सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आते हैं 69। सामाजिक विज्ञान के अध्यापक या अध्यापिका का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। तो सभी तत्व जो समाज का निर्माण करते हैं उनके बीच संबंधों का बोध कराना। सभी तत्व जो समाज का निर्माण कराते हैं उनके बीच संबंधों का क्या करवाना, बोध। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 पे आते हैं। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य है। सामाजिक विज्ञान में आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका हो जाएंगे शिक्षार्थियों के लिए प्रतिपुष्टि देना तथा मानक स्थापित करना जिनको पाने के लिए वे प्रयास करते रहें। 71 पे आते हैं। सामाजिक विज्ञान की कक्षा में फिल्मों को एक प्रभावी शैक्षणिक उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि चलिए इसका देखते हैं कथन क्या क्या दिया गया है। इसका ए, बी और सी सही हो जाएंगे। ए और बी और सी, यानी फिल्में जो है कक्षा के भीतर बाहरी दुनिया को ला सकती है। कक्षा के भीतर है जो फिल्मी है जो बाहरी दुनिया को दिखा सकती है। फिल्में अनदेखे और अनसुने संदर्भों को खोजने की शक्ति को प्रेरित करते हैं। ये भी सही हो जाएंगे। उसके बाद फिल्में ऐसी कहानियों संवादों और छवियों को सामने लाती है जो जीवन में हमसे दूर हो सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 72। कक्षा में मानचित्र के प्रयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही हो जाएंगे? सही कथन को चलिए देखते हैं। इसमें यानी ए, बी, सी तीनों सही है। इसका हो जाएगा मानचित्र एक सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। मानचित्र एक क्या है जो सामाजिक राजनीतिक निर्मित है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र में ऊपर दर्शाया गया है। चिरकाल से उत्तर को सदा सभी सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में मानचित्र के ऊपर दर्शाया गया। ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें आप लोगों के ये देखिए कथन का क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, तो ये ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करिएगा तभी ये सारे क्वेश्चन आप लोगों से बन पाएंगे। ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि ऑप्शन सी बोल रहा है कि मानचित्र एक त्रिआयामी साधन है, जबकि हम एक दो आयामी दुनिया में रहते हैं।
ये भी सही हो जाएंगे। मानचित्र भी क्या है, एक त्रियामी साधन है, जबकि हम एक दो यामी दुनिया में क्या करते हैं, रहते हैं। तो ये भी सही हो जाएंगे मानचित्र में के प्रयोग के संदर्भ में। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे आते हैं। शिक्षार्थियों के जीवन से अधिगम को जोड़ने के प्रयास में सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को चाहिए कि, सामाजिक विज्ञान को शिक्षक को क्या चाहिए को देखते हैं। इसमें भी कथन दिया गया है, यानी ए और सी दोनों सही हो जाएंगे, ए और सी सही हो जाएंगे। तो इसका क्या क्या हो जाएंगे, विषय वस्तु में विविध सांस्कृतिक दृष्टिकोणों को इरादत या जानबूझकर एवं सुस्पष्ट शामिल करें, जानबूझकर एवं सुस्पष्ट को क्या करें, शामिल करें। ये सही हो जाएंगे। उसके बाद ऑप्शन सी आते हैं, शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों एवं अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका दें। शिक्षार्थियों को अपने उदाहरणों और अनुभवों को कक्षा में साझा करने के लिए मौका देना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं 74 पे। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। इतिहास पढ़ाते वक्त वंशावली चार्ट का प्रयोग होता है। चलिए इसका कथन देखते हैं। ए बी और सी सही है। तो इसका क्या हो जाएंगे, ए में किसी साम्राज्य या वंश के वर्धन एवं विकास को चित्रित करने के लिए। उसके बाद बी में क्या है कि अनुक्रम एवं प्राकार्यात्मक संबंधों को दर्शाने के लिए। अगला पे क्या है कि सी में एक कालक्रमिक रूपरेखा देने के लिए। तो ये भी सही हो जाएंगे, यानी ए बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 75। दृष्टिबाधित शिक्षार्थियों के साथ कार्य करते समय एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक को, जो क्या है दृष्टिबाधित है, यहाँ पे देखिएगा, किस प्रकार से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन करना चाहिए। चलिए इसको देखते हैं। इसका विकल्प क्या क्या हो जाएंगे, ए सी और डी सही हो जाएंगे। ए और सी जो सही हो जाएंगे, है ना। ज़्यादातर देखिए आप लोगों को सारे क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर का, वो कथन वाले क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, है ना। इतना आसान नहीं होगा आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस क्वेश्चन को क्या करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। यथोचित विराम तथा पुनरावृत्ति के साथ स्पष्ट एवं उच्च आवाज़ में बोलना, ये दृष्टि बाधित विद्यार्थियों के लिए क्या हो जाएंगे, उचित हो जाएंगे। उसके बाद सेकंड क्या है, विविध प्रकार के आकर्षक दृश्यों वाले कार्यपत्रों का प्रयोग करना। ठीक है, सॉरी ये नहीं होंगे, क्या क्या था, 1 मिनट। 75 ए सी हो जाएंगे। उसके बाद हो जाएंगे मौखिक संकेतों द्वारा कल्पना करने के अवसरों को उत्पन्न करना, ये सही हो जाएंगे, है ना। किसी संकेत के द्वारा। अगला है कि कक्षा में चर्चा के दौरान टेक्टाइल यानी स्पर्श करने वाली सामग्रियों को शामिल करना चाहिए, जो दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए उचित होंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होंगे सभी को। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 76। सामाजिक विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट विधि के कथन पर विचार करना। प्रोजेक्ट विधि कथन पे विचार करना है। इसका कथन देखिए, ए बी और डी सही है ना। ए बी और डी क्या हो जाएंगे, सही, यानी
यह उपयोगितावादी दृष्टिकोण से प्रेरित है। उसके बाद यह शिक्षार्थियों की खोजी बना देता है, ये भी सही हो जाएंगे। उसके बाद यह है जो स्वनिर्देश क्रियाकलापों द्वारा अधिगम को मानती है। ठीक है, 77 पे आते हैं। अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टि से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थी को किस रूप में देखेंगे। क्या बोला जा रहा है कि अन्वेषण को इच्छुक रचनात्मक दृष्टिकोण से एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को किस रूप में देखेंगे। इसका ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या सही हो जाएंगे। ए बी और सी सही हो जाएंगे। यानी सामाजिक प्रक्रियाओं में खोज करने को उत्सित, ये सही है। स्रोतों के आधार पर कल्पनाशील, ये भी सही हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं समस्याओं के समाधान के सुझावों की कोशिश करने वाले, ये भी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं 78 पे। सामाजिक विज्ञान के पाठ्यचर्या को अधिक समावेशी बनाने में निम्न में से कौन सा सहायक हो सकता है। इसका भी कथन देख लीजिए, क्या विकल्प दिया गया। ए और सी सही हो जाएंगे इसमें, ए और सी सही। पाठ्यचर्या को जेंडर से संबंधित मुद्दों से जोड़ना, ठीक है। उसके बाद विभिन्न स्रोतों को शामिल करना आधिकारिक एवं निम्न वर्गीय प्रांतों के प्रसंगों के, तो ये भी सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं 79। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्योंकि सीखना चाहिए। विद्यार्थियों को विवेचनात्मक होना क्यों सीखना चाहिए। क्योंकि इसको देखिए, इसका क्या हो जाएगा कि यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। मुद्दे यह समझने के लिए कि मुद्दे उनकी खुद की ज़िंदगी से कैसे जुड़े हुए हैं। 80 पे आते हैं। निम्नलिखित उदाहरणों में से विविधता को दर्शाने वाले उदाहरण का चयन करना। विविधता को दर्शाने वाला उदाहरण का चयन करना। तो परितोष को बांग्ला अच्छी लगती है, वही सुचिता हिंदी बोलती है ना। दोनों में क्या है, विविधता पाई जाती है। एक बांग्ला एक हिंदी जानने वाले क्या हैं, व्यक्ति हैं। क्वेश्चन नंबर 81। एक स्कूल के सामाजिक विज्ञान के शैक्षणिक भ्रमण में जीरो बोमडीला, नामदफा, राष्ट्रीय उद्यान तवांग, सिल्लिसोंग गांव को शामिल किया गया। किस माध्यम से विद्यार्थियों को अब भ्रमण किए गए दो राज्यों को इंगित करेंगे। तो क्या क्या बोला जा रहा है इसमें। बोमडीला, नामदफा अरुणाचल प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यान है। उधाम, तमांग और लिसांग ये कहाँ पे पाए जाते हैं। तो इसका क्या क्या हो जाएंगे देखिए। इसका हो जाएंगे अरुणाचल प्रदेश में मणिपुर। इसका क्या क्या हो जाएंगे, इसका अरुणाचल प्रदेश हो जाएंगे और मणिपुर हो जाएंगे। 82 पे आते हैं। सामाजिक विज्ञान की सामायिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो इसका हो जाएंगे कि क्या क्या प्रश्नों के समान उत्तर देने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित देना
जिससे कि सभी बेहतर बन सकें। इसको इसको छोड़कर ये नहीं होंगे। बोला था कि सामाजिक विज्ञान की समसामयिक समझ अध्यापकों को निम्नलिखित सभी को करने को प्रोत्साहित करती है, केवल इसको छोड़कर। तो क्या क्या को प्रोत्साहित करती हैं? ये हो जाएंगे शिक्षार्थियों को दूसरे के स्थानीय अनुभवों को पढ़ने तथा स्वयं के अनुभवों को खोजने के लिए, ये हो जाएंगे सही। उसके बाद शिक्षार्थियों को दिए गए विषय वस्तु पर प्रश्न बनाने की क्षमता के लिए प्रशंसा करना तथा उसे अधिगम की जांच के लिए वैधता स्वीकारना, ये भी हो जाएंगे। फिर शिक्षार्थियों को कक्षा में विकसित ज्ञान को मूर्त परिस्थितियों में उपयोग करने के लिए अवसर देना, तो ये भी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है। जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं माना गया। चलिए इसको देखते हैं। इसका क्या हो जाएंगे? हालांकि लड़के कक्षागत चर्चा में दबादब बनाने का प्रयास करते हैं, लेकिन लड़कियों एवं लड़कों दोनों की सहभागिता को प्रोत्साहित किया जाता है। दोनों की सहभागिता को क्या किया जा रहा है? इसमें प्रोत्साहित किया जा रहा है। ठीक है, तो जेंडर रूढ़िवादिता का ये मान नहीं होंगे। ठीक है, क्या था? जेंडर रूढ़िवादिता का उदाहरण नहीं है ये। ठीक है, 84 पे आते हैं। सामाजिक विज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होगा। चलिए इसका कोड क्या क्या दिया हुआ देखिए। विकल्प का चयन करते हैं। बी और डी सही हो जाएंगे। बी और डी विकल्प है जो सही है, यानी सामाजिक विज्ञान है जो शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए क्या क्या हो जाएंगे? बी, साहित्य को स्रोतों का समालोचनात्मक विश्लेषण करना, चाहे वह कितनी भी पुरानी हो, ये सही है। उसके बाद स्रोतों के ट्राई एग्न्यूलेशन यानी त्रिकोणीय को प्रमुखता देना, ये भी सही हो जाएंगे। अगला पे आते हैं 85 पे। कक्षा में सामाजिक न्याय के प्रति संवेदनशीलता को प्रोत्साहित किया जाता है। इसका विकल्प देख लेते हैं। इसका क्या हो जाएंगे? ए बी सी तीनों सही हो जाएंगे। कक्षा में विचार विमर्श के दौरान समकालीन जन आंदोलनों और पक्ष समर्थन की कहानियों के अंशों को शामिल करके, ठीक है, सामाजिक न्याय के प्रति। उसके बाद भारतीय सामाजिक परिवेश के ऐतिहासिक संदर्भों को एक गैर बराबर शक्ति समीकरण के रूप में देखकर, ये भी सही होंगे। अगला है क्या? सामाजिक न्याय पर आधारित संवैधानिक प्रावधानों को कक्षा चर्चाओं में शामिल करना है, ये भी क्या हो जाएंगे? इसका सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 86, इतिहास शिक्षा शास्त्र का प्रयास करेगा कि इतिहास शिक्षण शास्त्र का प्रयास करेगा कि, इसका विकल्प देख लेते हैं क्या क्या सही हो जाएंगे। यानी ए बी डी, क्या क्या सही हो जाएंगे? ए और बी डी। चलिए देखते हैं इसका विकल्प। ए में क्या बोला जा रहा है कि इतिहास शिक्षण शास्त्र, इतिहास का निर्माण स्रोतों पर आधारित होता है, ये सही है। फिर इतिहास सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतर और बदलाव को खोजे। इतिहास है जो सामाजिक प्रक्रियाओं में निरंतरता और बदलाव को क्या करे?
खोजें, ये भी सही है। इसके बाद डी आते हैं इसका कि इतिहास घटनाओं का एक काल विशेष के सामाजिक राजनीतिक संदर्भों में रख कर देखें, ये भी क्या हो जाएंगे, इसका सही हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर आते हैं, इसका क्या क्या सही था, ए बी और डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस भौगोलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है, तो इसका हो जाएंगे जीवन। प्रदूषण रहित हवा का अधिकार भारत में किस मौलिक अधिकार के भाग के रूप में स्वीकारा गया है, तो जीवन का। 88 भारत का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरे का निर्माण किसने किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। 89 पे आते हैं, लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं, ना कि मतदान द्वारा चुनकर आते हैं, तो हो जाएंगे 2 लोग। 90 पे आते हैं, 2006 में नेपाल में सरकार का रूप राजतंत्र में बदल कर हो गया लोकतंत्र। 2006 में सरकार का रूप राजतंत्र से बदलकर लोकतंत्र में हो गया। क्वेश्चन नंबर आते हैं 91 से 99 तक, क्या है गद्यांश है, उसको पढ़कर प्रश्नों को क्या करना है, सही उत्तर का चयन करना। चलिए इसको पढ़ते हैं। हम श्वास द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। ठीक है, ऐसा ही अधिकतर जानवरों, चिड़ियों, रेंगने वाले जंतुओं, कीड़े मकोड़ों के द्वारा भी किया जाता है। दूसरी ओर सभी प्रकार की वनस्पतियां कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करती है और ऑक्सीजन छोड़ती है। यदि हवा में लंबे समय तक ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात एक जैसा रहे, तब उसका अर्थ होगा कि पौधों और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व के मामले में समान स्तर पर आ जाएगा। लेकिन यदि कार्बन डाइऑक्साइड का अनुपात वातावरण में बढ़ा दे, तब प्रकृति के द्वारा लाखों सालों से बनाकर रखा गया संतुलन बदल जाएगा। उसके बाद वातावरण और वनस्पतियाँ कार्बन डाइऑक्साइड लगातार विनिमय करती रहती है। वातावरण से यह वनस्पतियों में जाती है। जब वनस्पतियाँ से सड़ने लगती है, तब उनमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकलकर पुनः वातावरण में समा जाती है। वनस्पतियाँ इस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बसंत और ग्रीष्म ऋतु में ग्रहण करती है, और जब वे सर्दियों में नष्ट होने लगती है तब उसे छोड़ती है। इस प्रकार वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में मौसम फर्क होता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ से। वनस्पतियाँ जब सड़ने लगती है तो वातावरण डैश मिलती है, तो क्या मिलेगी हमें, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी। ठीक है, चलिए आप लोग एक एक करके आसानी से उसके उत्तर दे सकते हैं। पौधे और प्राणियों का जीवन एक दूसरे के अस्तित्व में के समान आ जाएगा जब हवा में लंबे समय तक क्या होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का अनुपात क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ठीक है, 93 वातावरण का विग्रह और समास होगा।
वातावरण का विग्रह समास हो जाएंगे बात का आवरण, ये हो जाएंगे तत्पुरुष समास। बात का आवरण तत्पुरुष समास। श्वास और ऑक्सीजन शब्द है, कौन सा शब्द है? तो हो जाएंगे तत्सम आगत। स्वास्थ्य और ऑक्सीजन शब्द है, तत्सम आगत बोलते हैं इसको। लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से, लंबे समय तक पद व्याकरण की दृष्टि से इसको हम लोग क्या बोलेंगे? क्रिया विशेषण। लंबे समय तक इसको हम लोग क्रिया विशेषण बोलेंगे। गद्यांश का मुख्य विषय क्या है? तो इसका हो जाएंगे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संतुलन, है ना। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या हो रहा है? संतुलन। विनिमय का अर्थ होता है लेन देन, लेना, पहुंचाना, लेन देना, देना है, खरीदना, आना जाना। तब विनिमय का अर्थ क्या होता है इसका? लेन देन यानी लेना देना। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। हम सांस के साथ, हम सांस के साथ क्या छोड़ते? ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन ग्रहण करने में अधिकांश जीवधारियों का स्वभाव क्या होता है? मानव की तरह होता है। अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। गद्यांश दिया गया 1 से 5 तक, इसको पढ़कर उत्तर करना है ना। सॉरी, पदांश है। चलिए देखते हैं इसको। वह आता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, चल चल रहा है लकुटिया लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली को फैलाता, दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। चलिए इसका उत्तर देखिए, ऐसी क्वेश्चन देखिए। पेट पीठ दोनों मिलकर एक, इसका क्या, इसका कारण क्या हो सकता है? यानी कुछ भी भोजन न करना। पेट पीठ दोनों मिलकर एक हो जाना यानी कुछ भी भोजन न करना। कलेजे के दो टूक करना का आशय क्या होगा? तो मन को कष्ट पहुंचाना। क्या करना? मन को कष्ट पहुंचाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 102। भिखारी अपना झोली क्यों फैलाता है? तो भूख मिटाने के लिए कुछ अन्न चाहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आते हैं। मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है, मुंह शब्द में प्रयुक्त चंद्र बिंदु है तो अनुनासिक, इसका क्या हो जाएंगे? मुंह शब्द में अनुनासिक। काव्यांश के सारे मन में उठने वाला मुख्य भाव, काव्यांश के सारे मन में उठने वाला मुख्य भाव हो जाएंगे। इसको देखिए। करुणा, इसका क्या हो जाएंगे? करुणा। वह आता है में, वह सर्वनाम किसका द्योतक हो सकता है? तो इसका क्या हो जाएंगे? भिक्षुक। वह आता है में, वह है जो किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है? तो भिक्षुक के लिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का उद्देश्य क्या होता है? तो भाषा की बारीकी और सौंदर्य बोध को सही रूप से समझना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ज्ञान से संबंधित अन्य विषयों की समझ का विकास तथा उससे आनंद उठाने की क्षमता का विकास
उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। एक क्या हो जाएंगे महत्वपूर्ण उद्देश्य। पढ़ने का अर्थ क्या है? क्वेश्चन नंबर 108। पढ़ने का अर्थ वाक्यों को पढ़ना। पढ़ने का अर्थ वाक्यों को पढ़ना। कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रची गई है। बिना रुके चलने वाले किसी काज का भाव निकल रहा है या नहीं। प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है। इसमें क्या हो जाएंगे? प्रश्न डैश की ओर संकेत करता है, तो इसका क्या हो जाएंगे? भाषा की बारीकी। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त कौन सी संसाधन सामग्री सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसको देंगे समाचार पत्र। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त इसके अलावा कौन सी संसाधन सबसे अधिक है? तो समाचार क्या हो जाएंगे? एक मिनट, इसका क्या हो जाएंगे? आयु अनुरूप साहित्य। आयु अनुरूप क्या हो जाएंगे? साहित्य। गणित विज्ञान आदि विषयों की कक्षाओं में भी बच्चे भाषा सीखते हैं। यह विचार है जो पूर्ण सत्य है ना। पूर्ण क्या हो जाएंगे? सत्य। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषा को ही जगह मिलना चाहिए ताकि बच्चे ये सभी हो जाएंगे, यानी भाषा की विभिन्न रंगतों से परिचित हो। ठीक है। हिंदीतर भाषी साहित्यकारों से परिचित हो सके, ये भी सही हो जाएंगे। सामाजिक संस्कृति से परिचित हो सके, ये भी सही है। ये सभी सारे क्या हो जाएंगे? सही। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब भाषा का समृद्ध परिवेश हो। बच्चे भाषा तब बेहतर तरीके से सीखते हैं जब क्या हो? भाषा का समृद्ध परिवेश होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो जाएंगे लिखित परीक्षा। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो इसका हो जाएंगे लिखित परीक्षा। द्वितीय भाषा की पाठचर्या का एक लक्ष्य है प्राकृतिक भाषा का ज्ञान में अर्जित दक्षता के अनुरूप डैश दक्षता प्राप्त करना। तो सर्वोच्च हो जाएंगे। इसका क्या हो जाएंगे? सर्वोच्च दक्षता प्राप्त करना। भाषा के विभिन्न कौशलों को डैश के रूप में पढ़ने की अनुशंसा की जाती है। तो एकीकृत रूप से पढ़ने की अनुशंसा की जाती है भाषा के विभिन्न कौशलों को। अगला क्वेश्चन देखिए। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि अपेक्षाकृत प्रभावी है? तो इसका हो जाएगा आगमन विधि। व्याकरण शिक्षण की कौन सी विधि है जो अपेक्षाकृत होती है, जो प्रभावित होती है? तो आगमन विधि। इसमें क्या होता है? पहले एग्जाम्पल दिया जाता है, उसके बाद नियम बताया जाता है ना आगमन विधि में। और निगमन विधि में पहले नियम बताया जाता है, उसके बाद एग्जाम्पल दिए जाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा की पाठ्य पुस्तक में रक्त और हमारा शरीर पाठ शामिल करने का विचार से जुड़ा हुआ है। तो विषयों की विभिन्न भाषाओं से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है। त्रिभाषा फार्मूला भारत की डैश की चुनौतियों और डैश को संबोधित करने का एक प्रयास है। तो हो जाएंगे भाषा, स्थिति और
इस भाषा, स्थिति और संस्कृति, यानी त्रिभाषा फार्मूला भारत की भाषा, स्थिति की चुनौतियों और संस्कृति को संबोधित करने का एक क्या है, प्रयास है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है, लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। यह विचार ये किसका है, पूर्ण सत्य है। लिखने की क्षमता का विकास बोलने, सुनने और पढ़ने की क्षमता की संगति में होना चाहिए। ये बात क्या है, तो पूर्ण सत्य है। चलिए आपका ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों के वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर दें, है ना, ताकि सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, है ना। तीन डैश के साथ क्लिक करने के बाद आ जाएंगे ऑल नोटिफिकेशन, ताकि आपके यहाँ से जितने भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे आपके नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको ये क्या हो जाएंगे, पहुँच जाएंगे आप। चलिए, अगर वीडियो के लास्ट तक आप लोगों को बने रहने के लिए आप लोगों को वीडियो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सब्सक्राइब करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से क्या हो, आप अपलोड की गई वीडियो आपके पास क्या हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे। चलिए, सभी को अगर वीडियो अच्छा लगता है तो धन्यवाद, और वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।